तो अंतरराष्ट्रीय संबंध कैसे बढ़ रहे थे जब विश्व बाजार इतनी तेजी से बढ़ रहा था? मतलब पहले तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले तक इतनी तेजी से आर्थिक विकास हो रहा था। फिर 1929 के दशक में हमने देखा कि कैसे आर्थिक मंदी आ गई। तो 1929 तक तो अमेरिका, जापान और सोवियत संघ का सबसे ज्यादा विकास हुआ। अब जब ये आ गई थी आर्थिक मंदी, इससे लड़ने के लिए जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट थे, अमेरिका के राष्ट्रपति, इन्होंने अपनाई न्यू डील। अब न्यू डील क्या थी? जन कल्याण की एक बड़ी योजना से संबंधित एक नई नीति थी, जिसमें आर्थिक क्षेत्र के अलावा राजनीतिक और प्रशासनिक नीतियों को भी नियमित किया गया, ताकि हर क्षेत्र का विकास होगा तभी आर्थिक विकास होगा। अब इसमें इस न्यू डील में क्या था? जन कल्याण के तहत रेल मार्ग, सड़क, पुल, स्थानीय विकास के कार्य को नवीन आर्थिक नीतियों को अमेरिका में लागू किया गया। इसमें जन कल्याण की एक व्यापक योजना शुरू करी गई, जिससे कृषि और उद्योग में संतुलन आ पाए, साथ ही साथ मानव समाज और स्वाधीनता सुरक्षित रखी जाए। ये इसी की वजह से तो जो है वो लोगों का ऋण कम होगा, लोग बैंकों में विश्वास करेंगे, उनकी सामर्थ्य बनेगा नई चीजें खरीदने का। मजदूरी में वृद्धि की गई, काम के घंटे तय किए गए, मूल्य में वृद्धि को रोकने की कोशिश करी गई, कृषि क्षेत्र में किसानों की क्रय शक्ति तथा सामान्य आर्थिक स्थिति को पूर्व स्तर पर ले जाने की कोशिश करी गई। उधर यूरोपीय देश, जो बाकी यूरोपीय देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस एक्सेट्रा, ये लोग क्या कर रहे थे? बुल्गारिया, हंगरी तथा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ब्रिटेन के अंतर्गत जितने भी थे, इन्होंने एक ओटावा समझौता किया। ये भी कड़ी मुद्रा नियंत्रित स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, जो वर्ल्ड बैंक करती है। ये आप अपने उसमें पढ़ेंगे अपनी अर्थशास्त्र में। पहले समझ लेते हैं अधिनायकवाद क्या होता है। अधिनायकवाद होता है मोनोपोली, ऐसी राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसमें एक व्यक्ति के हाथ सारी शक्तियां केंद्रित होती हैं। इसे हम कहते हैं कि इसी चीज की मोनोपोली है बाजार में। तो क्या हो रहा था इसी समय? फ्रांस के विदेश मंत्री ने पहली बार यूरोप में एक आर्थिक संघ बनाने का सुझाव दिया, जो आगे चल के यूरोपियन यूनियन बना। राष्ट्र संघ के स्तर पर इस संकट के हल के लिए 1933 में लंदन में एक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें 67 देशों ने भाग लिया। इसमें मुद्रा में स्थिरता लाना, अंतरराष्ट्रीय व्यवहार में संरक्षणवाद की नीति को अंत कर परस्पर व्यापार और सहयोग की नीति अपनाने की बात की गई, कि कम से कम हम जो यूरोपीय देश हैं, ये एक दूसरे को सपोर्ट करें और इस आर्थिक मंदी से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढे। आर्थिक मंदी के आलोक में यूरोप की राजनीतिक स्थिति में दो महत्वपूर्ण परिवर्तन हम देखते हैं। एक तो रूस में स्थापित साम्यवादी आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था का आकर्षण संपूर्ण विश्व में बढ़ा, क्योंकि रूस ही है जो सोशलिस्ट देश था और यह प्रगति कर रहा था आर्थिक मंदी के दौरान। परंतु जितने भी पूंजीवाद देश थे, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन एक्सेट्रा, ये सब जो है उनको आर्थिक मंदी का विनाशकारी प्रभाव झेलना पड़ा। तो इससे जो है इसका प्रभाव काफी बड़ा सोशलिज्म का, जिससे कि रशिया जो है सोवियत संघ उस समय पर था, बाद में 1980 के दशक में टुकड़ों में बट गया और रशिया बना। दूसरा, इटली तथा जर्मनी में अधिनायकवाद शासन प्रणाली का उत्कर्ष हुआ, मोनोपोली हुई, और फिर यही आगे जाके जो है डिक्टेटरशिप और फैसिज्म में बदल गई, जब हिटलर और मुसोलिनी का राज उत्पन्न हुआ। इसी की वजह से, आर्थिक मंदी की वजह से ये लोग यहाँ पर आए थे, जिसकी वजह से राष्ट्र भावना भी बहुत बढ़ी जर्मनी और इटली में, और इसी की वजह से हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। अब 1950 के दशक के बाद परिवर्तन। 1950 तक दोनों विश्व युद्ध निपट चुके थे। अब इसके बाद क्या हो रहा था? दोनों विश्व युद्ध खत्म होने के तुरंत बाद जो है याल्टा सम्मेलन हुआ, और उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था, यानी यूनाइटेड नेशंस का। अब आपको पता है यूनाइटेड नेशंस की कितनी और जो है ब्रांचेस हैं, इसकी कितने और संघ हैं, जैसे कि यूनेस्को एक्सेट्रा, जो कि सभी चीजों में देखते हैं, यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल। फिर इसी दौरान वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का भी निर्माण हुआ। ये सब अमेरिका ने इन
चीजों का निर्माण किया, क्योंकि हम देख चुके हैं कि दोनों विश्व युद्ध के बीच में जो है वो आर्थिक मंदी कितना गहरा प्रभाव डाल चुकी थी। तो यह तो समझ में आ गया था कि बिना उपभोग के, बिना डिमांड के जो है ये बाजार कायम नहीं रह सकते। इसीलिए जो ये पूंजीवाद पर आधारित देश हैं, ये अपने लोगों का शोषण नहीं कर सकते, क्योंकि लोग ही होते हैं उपभोक्ता। दूसरी बात यह है कि अर्थव्यवस्था की रीढ़ रोजगार के लक्ष्य को भी हासिल किया जा सकता है, जब सरकार के पास वस्तुएं, पूंजी और श्रम की आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। इसलिए मुख्य उद्देश्य यही था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता एवं पूर्ण रोजगार बनाया जाए, क्योंकि अगर रोजगार होगा तो लोग जो है वो उपभोक्ता बने रहेंगे और आर्थिक मंदी नहीं होगी। इसी के उद्देश्य पर 1944 में अमेरिका में स्थित न्यू हैम्पशायर ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन इन्हें कहते हैं, जो कि है वर्ल्ड बैंक और IMF, इनकी स्थापना की गई। इन दोनों संस्थाओं ने 1947 में औपचारिक रूप से काम करना आरंभ किया, और तभी ये सारी संस्थाओं पर जो है वो अमेरिका का प्रभाव इनके सभी अंतरराष्ट्रीय आर्थिक नीतियों और संबोधनों में महत्वपूर्ण रहता है। तो अब 1945 से 1960 के दशक के बीच में, मतलब 1945-1960 के दशक के बीच अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंध कैसे चल रहे थे। तो सबसे पहला क्षेत्र क्या है? सबसे पहले तो जो पूरा हम जानते हैं, ये आप अपनी कक्षा 11वीं और 12वीं की वीडियोस भी टर्न द बस चैनल पे जाकर देख सकते हैं, जिसमें शीत युद्ध को समझाया गया है। तो दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद दुनिया के कई देश दो खेमों में बंट गए और शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ। एक खेमा अमेरिका और उसके समर्थक देशों का था, दूसरा सोवियत संघ जो रूस है उसके प्रभाव में था। ऐसा क्यों था? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, मतलब आर्थिक भी थे और प्रशासनिक भी थे, पॉलिटिकल भी थे और सामाजिक भी थे। अब सोवियत संघ किस उस पर काम करता, अभी हमने समझा साम्यवाद यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी में, जिसमें सभी जो संघ होते हैं देश के वो राज्य केंद्र आधारित होते हैं, परंतु अमेरिका और बाकी देश जो है वो काम करते हैं पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म पे और डेमोक्रेसी पे, जिसमें मतलब प्रजातंत्र, लोकतंत्र होता है। अब एक साम्यवादी अर्थतंत्र वाले देशों का गुट जिसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था, इसकी विशेषता मैंने भी आपको बताई, राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, और दूसरी जो है पूंजीवादी अर्थतंत्र वाले देशों का गुट जिसकी विशेषता थी बाजार और मुनाफा यानी कैपिटलिज्म और ट्रेड, जिसको लीड कर रहा था अमेरिका। अब सोवियत संघ पूर्वी यूरोप यानी हंगरी, रोमानिया, बुल्गारिया, पोलैंड और भारत जैसे नवस्वतंत्र देशों में अपनी आर्थिक व्यवस्था को फैलाने का गंभीर प्रयास कर रहा था, परंतु सिर्फ कुछ देशों को ही ये अपनी इन्फ्लुएंस में ले सका। अफगानिस्तान को भी रूस ने अपने प्रभाव में करने की काफी कोशिश की थी। तो पहला क्षेत्र हो गया, जो दो खेमों की बात कर रहे हैं, पहला क्षेत्र हो गया सोवियत संघ। दूसरा क्षेत्र जो है पूंजीवादी अर्थतंत्र वाले देशों के बीच बनने वाले अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के विकास के अंतर्गत आएगा, जिसके हमें पता है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा संचालित हो रहा था। अब अमेरिका क्या कर रहा था, ये काफी डिटरमिन था अपनी आइडियोलॉजी, मतलब अपनी सुपीरियोरिटी बनाने के लिए। यह पश्चिम एशिया के तेल संपन्न देशों यानी जो ओपेक कंट्रीज हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसमें जो कि मिडिल ईस्ट जिसे कहा जाता है, इराक, ईरान, सऊदी अरब, ये में जबरन अपनी नीतियों को थोपने का काम इसने शुरू कर दिया था अमेरिका ने। इसकी जो CAI है, इंटेलिजेंस एजेंसी, खुफिया संस्था, और अपनी सैन्य शक्ति के इस्तेमाल से प्रभाव स्थापित करा। तो दोनों देशों में होड़ मची हुई थी अपनी तरफ देशों को आकर्षित करने की, परंतु अमेरिका जो है वो काफी ज्यादा डिटरमिन था ऐसा करने के लिए। वस्तुतः अमेरिका ये जानता था कि बाजार आधारित व्यवस्था के आधुनिक रूप की रीढ़ तेल और गैस नामक ऊर्जा स्रोत है, इसीलिए इन सभी देशों को जो है वो अपने इन्फ्लुएंस में करना चाहता था। तभी अमेरिका ने इजराइल स्थापित करने की भी मदद करी, ताकि पैलेस्तीन यानी जो फिलिस्तीन है वो कमजोर हो जाए। तो अतः वह हर हाल में इस
क्षेत्र में अपना प्रत्यक्ष प्रभाव बनाए रखना चाहता था, मतलब अमेरिका चाहता था वर्ल्ड पावर बनना इकोनॉमिकली। क्योंकि अब जैसे हम आगे पढ़ेंगे कि वर्ल्ड पावर्स जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस चीज पर आधारित नहीं रह गई कि किस देश के पास सबसे ज्यादा हथियार है या सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, ये अर्थ केंद्रित सुपर पावर्स बन गए। अर्थ केंद्रित मतलब इकोनॉमिक सुपर पावर, जिस कंट्री की जीडीपी सबसे ज्यादा वह बन जाती है सुपर पावर। जैसे कि अभी नंबर 1 पर दुनिया में चल रहा है अमेरिका, परंतु चाइना भी बिल्कुल पीछे नहीं है, चाइना की भी जीडीपी बढ़ती जा रही है। अब कोई बात नहीं करता कि इनकी आर्मी, एयरफोर्स, वाटर नेवी या कितने किसके पास AK-47 है, बल्कि फर्क इस बात से पड़ता है कि किस कंट्री की इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग है। अब इन दोनों देशों को कॉलोनियलिज्म की जरूरत इससे भी पड़ती थी क्योंकि हथियार बेचने होते थे एक से दूसरे देश में। तो ये जो दूसरे क्षेत्र का दूसरा घड़ा है यानी पश्चिमी यूरोप, वेस्टर्न यूरोप, यहाँ भी 1945 से 60 के दशक के बीच में महत्वपूर्ण आर्थिक संबंधों का विकास हुआ। अब इसकी विशेषता यह रही कि इन देशों का प्रभाव जो है वो अर्थशास्त्र में काफी क्षीण हो गया, क्योंकि प्रभाव तो सबसे ज्यादा हर क्षेत्र में किसका था, सोवियत संघ या अमेरिका। तो 1970 तक एशिया और अफ्रीका में स्थापित उनके सारे उपनिवेशवाद जो है वो उनसे छीन लिए गए, यानी डीकोलोनाइजेशन शुरू हो गया, स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गए। इनके सारे उपनिवेश देश जो है उन्होंने विद्रोह कर दिया। आप जानते हैं कि इस समय के दौरान 1947 में भारत आजाद हुआ, फिर चीन आजाद हुआ, फिर अफ्रीका आजाद हुआ। तो जैसे कि आप पढ़ सकते हैं, इस स्थिति से निपटने के लिए तथा साम्यवादी विचार के प्रसार को रोकने के लिए एक नवीन युग की शुरुआत की गई, जिसे हम एकीकरण के रूप से जानते हैं, यानी ग्लोबलाइजेशन। इस दिशा में पहला प्रयास वैसे तो 1945 के पहले फ्रांस के विदेश मंत्री ब्रिया के यूरोप संघ के विचार में हम देखते हैं, मतलब यूरोपियन यूनियन के उसमें हम देखते हैं। परंतु वास्तविक रूप में इसकी शुरुआत 1944 में उभर कर सामने आई, जब नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग ने बेनेलेक्स नामक संघ बनाया। इसी प्रकार 1948 में ब्रुसेल्स संधि हुई और आर्थिक सहयोग की प्रक्रिया कोयला एवं इस्पात के माध्यम से शुरू हुई। ये सब आपको याद ही करना पड़ेगा। ग्रेट ब्रिटेन भी 1900 ये यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी एवं EEC की स्थापना हुई। फिर इसमें फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, इटली सब शामिल हुए। फिर ग्रेट ब्रिटेन भी इसमें शामिल हुआ। ब्रेक्सिट भी यही था जो अभी आपने 2 साल पहले देखा कि कैसे जो है लोग एग्जिट करना चाहते थे ब्रिटेन वाले यूरोपियन यूनियन को। अब आप देख लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड इसको कहा जाता है। फर्स्ट वर्ल्ड देश वो होते हैं जो विकसित है, सेकंड वर्ल्ड देश विकासशील देश होते हैं, थर्ड वर्ल्ड देश मतलब सेकंड कैटेगरी में डीकोलोनाइज्ड उपनिवेश के बाद वाले देश होते हैं। इसमें भारत, अफ्रीका भी देखने को मिलता है। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद एक तीसरा क्षेत्र भी था जहां नवीन आर्थिक संबंध विकसित हो रहे थे। ये थे नैम कंट्रीज, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, एशिया और अफ्रीका वाले। ये वो देश थे जो ये चाहते थे कि हम दोनों गुटों में से किसी एक गुट का जो है वो हिस्सा ना बने। परंतु किसी भी विकासशील देश को आर्थिक सहायता की जरूरत होती है विकसित बनने के लिए। और आर्थिक सहायता किससे ली जाएंगी, जो देश आर्थिक तौर पर संपन्न होंगे। और आर्थिक तौर पर संपन्न कौन से देश थे, सोवियत संघ और अमेरिका। तो इन देशों पर तत्कालीन विश्व के दोनों महत्वपूर्ण आर्थिक शक्तियां यानी अमेरिका और सोवियत रूस अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते थे। तो इस प्रयास में अमेरिका की सहायता विश्व बैंक और IMF ने भरपूर रूप से की, क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF ने इन विकासशील देशों को जो है लोन देने शुरू कर दिए। जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा सरदार सरोवर डैम है, ये पहले वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा था, परंतु फिर मेधा पाटेकर के प्रयासों द्वारा वर्ल्ड बैंक ने अपना जो है इससे समर्थन छीन लिया। आजादी के तुरंत बाद भी इंडस वाटर डिस्प्यूट और इन सब चीजों में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया पाकिस्तान के बीच काफी मध्यस्थता करी। इसी वजह से भारत जो नेहरू जो है उनकी दोस्ती सोवियत संघ से ज्यादा थी, परंतु उनको नैम का जो है पार्ट बनना पड़ा, नॉन अलाइनमेंट का, क्योंकि किसी भी एक तरफ साथ नहीं दे सकते थे, क्योंकि दोनों देशों का जो है हमें समर्थन चाहिए था अपने विकास के लिए।
तो ऐसे ही करके जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस्टेब्लिश कर कर जो अमेरिका है ये अपना प्रभाव इन देशों पर डाल रहा था। तो अब भूमंडलीकरण आज के जीविकोपार्जन और भूमंडलीकरण का अंतर सामने आता है। मतलब अब हम ये पढ़ेंगे कि भूमंडलीकरण का आज के समय में क्या प्रभाव है। ग्लोबलाइजेशन आप जानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम का सपना आज सच हो चुका है। मतलब हम कहते हैं कि द होल वर्ल्ड इज अ पॉट। अब पूरा देश जो है वो एक साथ है। अगर आपका कोई दोस्त अमेरिका में है तो वो आपसे सिर्फ एक फोन कॉल दूर है। जो बर्गर अमेरिका के लोग अमेरिका में बैठ के खा रहे हैं वही आप ये हिंदुस्तान में अपने घर पर बैठकर बिहार यूपी में खा सकते हैं। वही फोन कोई चाइना में इस्तेमाल कर रहा है वही आप इंडिया में कर सकते हैं। तो यही है भूमंडलीकरण। भूमंडलीकरण की अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए तो क्या है। भूमंडलीकरण राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विश्वव्यापी समायोजन की एक प्रक्रिया है जो विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को भौतिक व मनोवैज्ञानिक यानी साइकोलॉजिकल स्तर पर एकीकृत करने का सफल प्रयास करती है। अर्थात जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों के द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलापों में विश्व स्तर पर पाया जाने वाला एक रूपता या समानता भूमंडलीकरण के अंतर्गत आएगा। जैसे वेशभूषा, खान पान के स्तर पर कुछ मौलिक विशेषताएं विश्व के सभी देशों में समान रूप से पाई जा रही है। यानी टी शर्ट, जीन्स, ये सारी चीजें जो है सब पहनते हैं। अब बहुत से ऐसे देश हैं दुनिया के जो कुर्ता और ये सब भी पहनते हैं, क्योंकि भारत का तो पोशाक तो हर देश की अपनी अपनी रहती है, परंतु बॉर्डर्स बहुत पोरस होते जा रहे हैं। मतलब अपने घर बैठे बैठे भी आप अपना बॉर्डर मनोवैज्ञानिक स्तर पर क्रॉस कर सकते हैं। तो भूमंडलीकरण जीवन के सभी क्षेत्रों का एक अंतरराष्ट्रीय स्वरूप है जिसने दुनिया के सभी भागों को आपस में जोड़ दिया है। संपूर्ण विश्व एक बड़े गांव के रूप में परिवर्तित हो गया है। अब भूमंडलीकरण शुरू कैसे हुआ है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि विवाद रहा है कि ऐसे तो 15वीं 16वीं शताब्दी के दौरान माना जा सकता है कि भूमंडलीकरण शुरू हो गया था, क्योंकि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता ही इजिप्ट और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड करती थी, व्यापार करती थी। परंतु अगर हम आर्थिक तौर पर देखें तो भूमंडलीकरण 1990 यानी 90 के बाद ही इस्टेब्लिश हुआ है, क्योंकि इंटरनेट आया और प्लस एलपीजी रिफॉर्म्स भी हिंदुस्तान में उसी टाइम लाए गए। जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हो गया, जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है एक दूसरे देश में जाकर स्थापित होने लगी। जैसे सैमसंग की फैक्ट्री इंडिया में लगी हुई है, एप्पल की फैक्ट्री इंडिया में लगी हुई है, मैकडॉनल्ड्स यहाँ पर है। ऐसे इंडिया के ऐसे कितनी ही ब्रांड हैं जो बाहर जाकर काम कर रहे हैं। तो जब कैपिटलिज्म हुआ, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, ये चीजें नए देशों के जो है ढूंढना शुरू कर दिया गया, एडवेंचर शुरू हुआ। तो इसी टाइम जो है इसी के बीच 19वीं शताब्दी के मध्य से जब पूंजीवाद विश्वव्यापी व्यवस्था बन गया तो भूमंडलीकरण का स्वरूप भी व्यापक होता गया। परंतु इसमें हम ये साम्राज्यवाद का रोल भी नहीं भूल सकते, क्योंकि कॉलोनियलिज्म के चलते ही भूमंडलीकरण जो है वो संभव हो पाया था। तो जब 1991 के बाद सोवियत साम्यवादी गुट का अवसान हो गया तो पूंजीवाद जो है वो पूरी दुनिया में फैल गया। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां किसे कहा जाता है। कई देशों में एक ही साथ व्यापार और व्यवसाय करने वाली कंपनियों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहा जाता है। 1920 के बाद इस तरह की कंपनियों का उत्कर्ष हुआ, जो द्वितीय महायुद्ध के बाद तो काफी ज्यादा ही बढ़ गई। जैसे कि आप जानते हैं अभी हम रशिया, फ्रांस, सब कंट्री से अपने वो भी लेते रहते हैं हथियार। अब भूमंडलीकरण नामक शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल किसने किया था? अमेरिका के जॉन विलियमसन ने 1990 में किया था। अब इसके प्रभाव को कायम करने में विश्व बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और 1995 में बनी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तथा पूंजीवादी देशों की बड़ी बड़ी व्यापारिक और औद्योगिक कंपनियां जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, ये बहुत बड़ा योगदान देती हैं। इसके लिए काफी संगठन जो क्षेत्रीय हैं वो भी बनाए गए हैं, जैसे G8 ग्रेडेड कंट्रीज, फिर ओपेक कंट्रीज, जैसे मैंने अभी बताया जो पेट्रोल
पेट्रोलियम सप्लाई करती हैं, G15, G77, एशियान, सार्क एक्सेट्रा। तो आज के समय में भूमंडलीकरण क्या है? अब आप जानते हैं कि इसकी झलक हम शहर, कस्बा, गांव सभी जगह साफ तौर पर देख सकते हैं। मतलब 91 के बाद तो संपूर्ण विश्व में सेवा क्षेत्र का विस्तार काफी तीव्र गति से हुआ है। यानी यहाँ के इंजीनियर जो है बाहर जाके काम करते हैं, बाहर से लोग इंडिया में पढ़ने आते हैं। सेवा क्षेत्र का मतलब वैसी आर्थिक गतिविधियों से है जिसमें लोगों से विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने के बदले पैसा लिया जाता है। जैसे यातायात की सुविधा, बस, हवाई जहाज, टैक्सी, बैंक और बीमा क्षेत्र में दी जाने वाली सुविधाएं, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, होटल, रेस्टोरेंट, बड़े शहरों में शॉपिंग मॉल, कॉल सेंटर्स। अब अमेरिका के कॉल सेंटर्स कितने ज्यादा इंडिया में है, तो यदि आपको अच्छी इंग्लिश बोलनी आती है तो कॉल सेंटर में जॉब लग जाती है ना। तो यही तो है भूमंडलीकरण का हमारे अ, आज के जीवन पर मतलब आधुनिक युग पर प्रभाव। तो अब हम ये समझ लेंगे कि हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या पढ़ा। मतलब अब हम करेंगे एक क्विक रिवीजन। अब इसी तरह क्या हुआ, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के अंतर्गत विश्व अर्थतंत्र और विश्व बाजार के जिस स्वरूप की चर्चा हम लोग कर रहे थे, उसने आर्थिक के साथ साथ राजनीतिक जीवन को भी गहराई से प्रभावित किया है। 1919 के बाद विश्वव्यापी अर्थतंत्र में यूरोप के स्थान पर संयुक्त राज्य। देखिए 1919 का सब मैंने बताया था, अर्थ का केंद्र था यूरोप, क्योंकि वही बनाता था सारी चीजें। परंतु वर्ल्ड वॉर 1 के बाद वह बुरी तरह तबाह हो गया। तो शक्तिशाली कौन बन गया? अमेरिका। और द्वितीय विश्व युद्ध तक कौन बहुत शक्तिशाली था? अमेरिका और सोवियत संघ। फिर उसके बाद शुरू हुआ शीत युद्ध, और उसके बाद जब सोवियत संघ का बंटवारा हो गया, वो टुकड़ों में टूट गया, तो फिर जो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो बन गया वर्ल्ड पावर। परंतु आज जो है अमेरिका को चाइना बहुत बड़ा टक्कर दे रही है, क्योंकि अर्थ की बात करें तो चाइना जो है उसका जीडीपी, उसका उत्पादन अमेरिका को टक्कर देता है। तो यह तो रही आज की बात। तो आर्थिक क्षेत्र में भूमंडलीकरण ने अमेरिका के नवीन आर्थिक साम्राज्यवाद को जन्म दिया, यानी नियो कॉलोनियलिज्म को। अब आप देखिए हम कितने ही प्रभावित रहते हैं मैकडॉनल्ड से। अब हम बन टिक्की के ऊपर बर्गर खाते हैं, और इसी को कहते हैं नियो कॉलोनियलिज्म, क्योंकि हम वो नए तौर पर अपना साम्राज्यवादी इंपीरियलिस्ट टेंडेंसी जो है वो हम पर लागू कर रहा है। अब अमेरिका ने निकाली कोई नई जीन्स, उसके लिए पूरी दुनिया पागल हो जाएगी, और बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो अमेरिका में बेस्ड हैं वो बाकी सारी कंट्रीज में अपना वही सामान बेचेंगे। इसे हम कहते हैं न्यू इंपीरियलिज्म और न्यू कॉलोनियलिज्म। मतलब अर्थ जो है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो एक देश में स्थित है, ये एक तरह का माध्यम है जो साम्राज्यवाद को दूसरे देशों में फैलाती रहती है। अब आप देखिए कि हिंदुस्तान मतलब भारत में उत्पादित फोनों की बजाय हम सब बाहर उत्पादित फोनों का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सैमसंग, एप्पल, एचपी, माइक्रोसॉफ्ट है। ये सारी चीजें जो है गूगल का, ये कुछ भी भारत में बेच नहीं है। तो एक तरीके से हम जो जितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बाहर के देशों का सामान, उतना ज्यादा उनको फायदा होता है, क्योंकि पैसा कहाँ जा रहा है? बाहर। अब हमने अमेजोन से कोई सामान मंगाया भारत में बैठकर, तो उसका फायदा किसको हुआ? जेफ बेजोस को इतना फायदा हो गया कि वह दुनिया के सबसे रिचेस्ट आदमी बन गए। तो इसी को कहते हैं न्यू। और ये सब कहाँ बेस्ड है? अमेरिका में। अब ये सारी कंपनियां क्योंकि अमेरिका में बेस्ड है, तो अमेरिका बन चुका है नया राजा दुनिया का। जैसे कि 20वीं और 19वीं शताब्दी में था ग्रेट ब्रिटेन या यूरोप। तो इस अध्याय में हमने पढ़ा कि क्या, सबसे पहले हमने पढ़ा कि आर्थिक और राजनीतिक जो है दोनों फील्ड्स वो आपस में कितने ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, कितने ज्यादा प्रभाव डालते हैं एक दूसरे पर। क्योंकि जो आर्थिक तौर पर बहुत सशक्त होता है, उसका राजनीतिक प्रभाव भी उतना ज्यादा होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि 1919 से पहले साम्राज्यवाद और यूरोप के साम्राज्यवाद के कारण जो है यूरोप अर्थ का केंद्र था दुनिया का। फिर 1919 में जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, तो उसके बाद यूरोपीय देश जो हैं वो आर्थिक मंदी में चले गए।
1929 तक अमेरिका और फ्रांस ने भी तरक्की करी, परंतु 1929 के बाद वह भी आर्थिक मंदी में चले गए, जिसकी वजह से इनको संरक्षण की काफी जरूरत पड़ी और न्यू डील और ऐसी कई पॉलिसीज निकाली गई। परंतु सोवियत संघ जो है वो साम्यवाद के कारण विकास करता ही गया। फिर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है सोवियत संघ और अमेरिका दो वर्ल्ड पावर्स के रूप में उभरे, और पूंजीवाद की जो आइडियोलॉजी है, जो सिस्टम है, जो अमेरिका में काम करता है, कैपिटलिज्म, आखिरकार वह ज्यादा से ज्यादा देशों को अपने इन्फ्लुएंस में ले सका, क्योंकि अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस पर भी अमेरिका का काफी प्रभाव रहा। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ने काफी विकासशील और न्यूली इंडिपेंडेंट देशों की सहायता करी। और 1990 के दशक में सोवियत संघ के बंटवारे के बाद अमेरिका जो है वो विश्व गुरु के रूप में उभर कर सामने आया। भूमंडलीकरण जो है वो एक टर्म दिया गया ग्लोबलाइजेशन को, और आज हम देखते हैं कि पूरा विश्व जो है वो एक गांव के रूप में हमें समझ आता है, और हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और इसका एक हानि ये है कि अमेरिका का नियो कॉलोनियलिज्म मतलब अर्थ केंद्रित साम्राज्यवाद, जो नवीन आर्थिक साम्राज्यवाद है, उसका जन्म हो चुका है और वह संपूर्ण विश्व में महसूस किया जा रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इसे पढ़िए, समझिए। कुछ परिभाषाएं ऐसी हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, और समझने वाली जो बातें हैं वो इस अध्याय में इतनी ही थी। तो यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।